अस्सलामुअलैकुम। क्लास 8 सेमी इंग्लिश के जो न्यू चैप्टर है उसके साथ मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। लास्ट जो हम लोग का चैप्टर फिनिश हम लोगों ने किया है, फर्स्ट चैप्टर मतलब लास्ट वीडियो में जो हमने फिनिश किया है दैट इज़ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। आई होप कि आपने वो तमाम वीडियोस देखे होंगे और आपको कोई भी क्वेरी है उसके रिगार्डिंग यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल शुरू करने के पहले हम लोग उसका थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं। उस चैप्टर में हम लोग स्टडी क्या करने वाले हैं। हम लोग उसमें स्टडी करेंगे पैरेलल लाइंस किसे कहते हैं, ट्रांसवर्सल क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल इस चैप्टर में है, उसके अलावा इंटीरियर एंगल एंड अल्टरनेट एंगल, ये सब चीज़ उस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल में। बट उसके पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट्स है जो आप लोग प्रीवियस क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं, बट हम उसको फास्ट रिकॉल कर लेते हैं कि वो आप लोगों ने क्या स्टडी किया था। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर सकते हैं विथ पॉइंट। पॉइंट क्या होता है, तो आपका जो पेंसिल है विथ शार्प टिप, उसकी जो नोक है, उसका जो पॉइंट है जिसका शार्प है, या पेन जैसे आपने पेपर पर रखा, जैसे इस तरह अभी मैं मार्कर को बोर्ड पर रख रही हूँ, आपने बस इसको रख कर उठा लिया, यहाँ पर जो फिगर बनी ये भी ज्योमेट्रिकल फिगर है और यही फिगर को आप पॉइंट बोलते हैं। यही फिगर को हम पॉइंट के नाम से जानते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट, इनफाइनाइट पॉइंट्स अगर एक ही डायरेक्शन में हो, जैसे यहाँ पर बहुत सारे, क्योंकि मैंने जो ये ड्रॉ किया है थोड़े बड़े पॉइंट्स भी है फॉर योर विजिबिलिटी, बट अगर आप सारे एक ही लाइन में एक ही डायरेक्शन में सब पॉइंट्स को जॉइंट कर लेते हो तो ये बन जाता है लाइन। ये बन गई लाइन। अब आप इसका एक छोटा पोर्शन जो है वो लेते हो, इतना छोटा पोर्शन अगर आपने लिया तो ये बन गया लाइन सेगमेंट। पूरा अगर हम लेते हैं यानी दोनों साइड से अगर हमने उसको एरो लगाया है तो ये एरोस को जाहिर करता है कि दोनों साइड से दोनों डायरेक्शन में ये लाइन जो है वो लामहदूद इनफाइनाइट जा सकती है, उसे कोई कोई स्टॉपेज उसके लिए है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर आपने छोटा टुकड़ा लिया है तो उसे कहते हैं लाइन सेगमेंट। अब आते हैं हम लोग के चैप्टर में जो पैरेलल लाइन है, ये सबसे पहली वाली जो डेफिनेशन है आपकी उसकी तरफ आते हैं। तो पैरेलल लाइंस उसे कहते हैं जो यहाँ पर ये एक लाइन थी, अब पैरेलल लाइंस है यानी कि मोर देन वन लाइन, दो लाइंस एक ही प्लेन में हो। एक ही प्लेन में होने का मतलब क्या होता है, जैसे ये बोर्ड है तो ये एक प्लेन है, एक ही सरफेस, यहाँ पर जो है वो एक ही सरफेस पर है, यानी यही दोनों लाइंस जो आपके फ्लोर के टाइल्स जो लगे होते हैं हमारे फ्लोर पर, तो वो टाइल्स को कोई भी साइज़ हो सकती है, उसको 2x2 या 1x2 या 4x2 का जो साइज़ होता है आपका, कहीं तो वो टाइल ख़त्म होता है तो वहाँ से दूसरी लाइन अगर आप उसको देखोगे तो दोनों लाइन पैरेलल आएंगी। तो ये पैरेलल लाइन की डेफिनेशन है, क्योंकि आपके फ्लोर की आप जब बात कर रहे हो तो पूरा फ्लोर, अगर बोर्ड की बात करें तो एक ही बोर्ड पर दोनों होना चाहिए, अगर हम दीवार की बात कर रहे हैं तो दीवार पर ही दोनों भी लाइंस होना चाहिए, एंड विच दैट टू लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कट करना, जैसे यहाँ पर एक लाइन ने दूसरी लाइन को कट कर दे। लेकिन ये पैरेलल लाइंस जिसको हम बोल रहे हैं, हमने इसको डिनोट किया है L एंड M से, तो ये दो लाइंस जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, और ये दोनों लाइंस जो है वो लामहदूद है, इनफाइनाइट लाइंस है, ये बहुत दूर तक जाती है और दूर तक जाने के बावजूद भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, इसलिए हम इसे पैरेलल लाइंस कहते हैं। और जो इंटरसेक्ट कर लेती है वो लाइंस पैरेलल नहीं होती। अब पैरेलल लाइंस को आप डिनोट कैसे करोगे, तो हम दो लाइंस बनाकर उसे डिनोट करते हैं। जैसे अगर इन लाइन को हमें डिनोट करना है तो हम लिखेंगे लाइन L इज़ पैरेलल टू लाइन M, यानी ये दोनों लाइंस पैरेलल।
अब नेक्स्ट नंबर आता है ट्रांसवर्सल का। व्हाट इज ट्रांसवर्सल? तो ट्रांसवर्सल ये जो दोनों पैरेलल लाइन हमने बनाई है, इन दोनों लाइंस को एक थर्ड लाइन कट करती है एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तीसरी लाइन ने कट किया है उनको, दोनों लाइन को कट किया है और अलग अलग पॉइंट पर कट किया है। तो ये जो अलग अलग पॉइंट पर कट कर रही है थर्ड लाइन, इसे कहते हैं ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को कट कर रहे हैं। तो ट्रांसवर्सल जब कट कर देता है पैरेलल लाइंस को, अब नेक्स्ट नंबर आता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स का। जब ट्रांसवर्सल ने पैरेलल लाइन को कट किया, उस टाइम में यहाँ पर जहाँ पे कट होता है वहाँ पर 4 एंगल्स बनते हैं, 1 2 3 एंड 4। फर्स्ट वाली लाइन जो है, लाइन L के लिए 4 एंगल बने और लाइन M के लिए भी 4 एंगल्स बनेंगे, 5 6 7 एंड 8। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब दो पैरेलल लाइन को थर्ड ट्रांसवर्सल जब कट कर रहा है, एज ए रिजल्ट आपके पास 8 एंगल्स हो गए। बस ये चैप्टर में हमको ये 8 एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ ही, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना है। सो करस्पॉन्डिंग एंगल हम लोग स्टडी करते हैं, यानी इसे किसे कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। बहुत इजी है कि आपको बस उसको नोटेशन उसका आपको याद रखना है कि उसको कैसे डिनोट करते हैं। ये दो पैरेलल लाइन और उसका जो ट्रांसवर्सल है। अब ट्रांसवर्सल ये बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो इस साइड से बना हो या इस साइड से बना हो, इससे एंगल पर कोई फ़र्क नहीं आता। तो यहाँ पर जो एंगल्स बन रहे हैं, आप उसको ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर जो एंगल बना है और यहाँ एंगल जो बना है, ये वाला दोनों एंगल जो है, इनके पेयर, दोनों एंगल के पेयर को कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। फिर यहाँ पर जो एंगल बन रहा है और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, वो वाले एंगल, इन दोनों एंगल के पेयर को कहेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। नेक्स्ट, यहाँ पर जो एंगल बना है और ये वाला, ये दोनों एक पेयर हो गई करस्पॉन्डिंग की, और बचा हुआ ये वाला साइड है, तो आपने इसको भी डिनोट कर दिया। यानी अगर आप इसको जनरलाइज कोई एक नोटेशन बताना चाहें तो इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट है एफ के शक्ल में, एफ की फिगर के तौर पर जो भी एंगल बन रहा है वो करस्पॉन्डिंग एंगल है। जैसे यहाँ पर और यहाँ जो बनने वाले एंगल हैं, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये एफ बना है, यहाँ पर भी एफ की फिगर बनी है, यहाँ पर ये उल्टा एफ बना है, और उसके जो कॉर्नर्स है जहाँ पर एंगल बन रहे हैं, बस वही आपके करस्पॉन्डिंग एंगल है। नेक्स्ट, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर यानी अंदर की साइड के। तो दो पैरेलल लाइन हो गई, अब आपने ट्रांसवर्सल भी ड्रॉ कर लिया। इंटीरियर यानी ये वाले एंगल, ये दोनों एंगल्स और ये दोनों एंगल्स, ये इंटीरियर एंगल हो गए। और ये इंटीरियर एंगल जो है, आप इनको सी के फॉर्म से डिनोट कर सकते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो सी होता है, वैसे वो कर्व होता है, बट यहाँ पर आप उसको सिर्फ याद रखने के लिए सी के फॉर्म से आप डिनोट कर सकते हैं कि जो सी के फॉर्म में बन रहा है वो इंटीरियर एंगल है। फिर लास्ट वन, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल भी, अल्टरनेट यानी एक के बाद दूसरा। अब ये वाले जो एंगल है, ये बनते हैं जेड के फॉर्म में, यानी यहाँ पर बना तो फिर इधर। अब ये एंगल सिंगल सिंगल नहीं होते, सभी पेयर के फॉर्म में होते हैं। यहाँ पर जो एंगल है उसका दूसरा हिस्सा जो है ये वाला है। फिर अगर आप ये वाला एंगल कंसिडर कर रहे हैं तो उसका हिस्सा आपको ये लेना होगा, यानी अल्टरनेट एंगल जो हो गए आपके Z हो गए। लेकिन अल्टरनेट एंगल में दो टाइप है, एक तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है और दूसरा है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो एक्सटीरियर वाला क्या है, जैसे हमने यहाँ पे उसको Z के फॉर्म से डिनोट किया,
तो इंटीरियर के तौर पे लिया। अब आप बड़ा वाला z बना लो और इसको आप थोड़ा सा लाइन को एक्सटेंड कर दो। अब ये वाला जो हो गया ये उसका ट्रांसवर्सल हुआ, ठीक है। आपने ये वाले एंगल कंसिडर किए थे इंटीरियर के लिए, इंटीरियर एंगल के लिए आपने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के लिए अंदर की साइड के लिए थे, लेकिन जब एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल लोगे उस वक्त आप बाहर की साइड वाले लोगे। नाम से ही जाहिर है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। बाहर की साइड में जो एंगल बन रहे हैं, यानी आपने सिंपल z की शक्ल बनाई और उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, यानी यहाँ पर जो बन रहा था वो ये वाला एंगल और यहाँ पर बन रहा था ये वाला एंगल। तो ये वाली जो आपकी फिगर हो गई है ये एक्सटीरियर के लिए हुई, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। ये वाली जो z के फॉर्म में वो इंटीरियर वाली थी। तो बहुत एक ये जो टॉपिक, जो पूरा टॉपिक इसी में आपका कवर हुआ है पूरे चैप्टर में, आपको बस यही स्टडी करना है कि टाइप्स ऑफ एंगल्स कौन से हैं यहाँ पे। अब ये हमने सिर्फ टाइप्स से कि अब इसके बाद नंबर आता है इनकी प्रॉपर्टीज़ का। तो प्रॉपर्टीज़ इनकी क्या होती है, पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.1 कर लेते हैं, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि प्रैक्टिस सेट 2.1 का फर्स्ट वाला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको गिवन फिगर में आइडेंटिफाई करना है। करस्पॉन्डिंग एंगल जो हम लोगों ने अभी स्टडी किया है कि वो एफ के फॉर्म में होते हैं। एफ के जो फॉर्म रहेगा तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो करस्पॉन्डिंग एंगल है। अब आपको ये फिगर में आइडेंटिफाई करना है। हालांकि यहाँ पर आपको जो एफ दिखाई देगा वो आड़ा तिरछा ही है, बिल्कुल प्रॉपर इस तरीके से नहीं बना है, लेकिन आपको फिर भी ये वाली फिगर ढूंढना है। तो P के लिए, अगर ये P है तो P के लिए आप ज़रा नीचे की तरफ आओगे और ये बन गया यहाँ पर P के लिए बना W, तो एंगल W लिया आपने। फिर नेक्स्ट है Q के लिए, जैसे P के लिए आपने ऊपर वाली साइड ली थी तो अब राइट वाली साइड ले ली, नीचे वाली तरफ। Q के लिए हो जाएगा X, यानी यही लेना है आपको, एंगल X। फिर एंगल R के लिए ये है R, इसलिए इसकी बिल्कुल नीचे वाला देखेंगे आप तो ये है Y। फिर लास्ट S बचा है, S के लिए Z, एंगल Z हो गया। फिर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर भी होना चाहिए और अल्टरनेट भी होना चाहिए। तो अल्टरनेट जैसे ही आ गया तो वैसे ही आप Z, ये अल्फ़ाबेट को याद कर लेना कि Z के फॉर्म में जो बने हैं वो वाले। Z के फॉर्म में S के लिए कौन सा बना है, तो ये S है, यानी ये इस टाइप का Z यहाँ पर आप देख लीजिए। तो S के सामने, S के कॉर्नर के लिए हिसाब से बना है X, एंगल S एंड एंगल X। W के लिए उल्टा Z आपको लेना है, W और R। Next question, observe the following angle shown in the figure and write the following pair of angles. इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर है और अल्टरनेट है, यानी जैसे हमने यहाँ पर Z के फॉर्म में किया है सेम आपको Z का फॉर्म वहाँ पर देखना है। बस डिफरेंस इसमें क्या है कि जो पैरेलल लाइंस हैं वो वर्टिकल दिया है और ट्रांसवर्सल यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दिया है। तो अब आपको इंटीरियर अल्टरनेट के लिए देखना है Z, तो आप इसको कंसिडर कर लीजिए, ये Z को, यानी C और ये वाला एंगल E, एंगल C एंड एंगल E। नेक्स्ट ये वाला B और H, एंगल B एंड एंगल H। करस्पॉन्डिंग एंगल के लिए F, तो आप कैपिटल F देखिए, इसमें कैपिटल F पहले आप ऊपर की तरफ देखेंगे E एंड A, एंगल E एंड एंगल A। नेक्स्ट पेयर उसी के नीचे की तरफ H एंड D, एंगल H
एंड एंगल डी। फिर ये वाली साइड ले लीजिए आप, सी एंड जी, एंगल सी एंड एंगल जी। फिर इसके ऊपर वाली तरफ बी और एफ, एंगल बी एंड एंगल एफ। नेक्स्ट इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल यानी जो सी के फॉर्म में बनते हैं। सी के फॉर्म में भी यहाँ पे कौन से एंगल बन रहे हैं, बी एंड ई, एंगल बी एंड एंगल ई, एंगल सी एंड एच। एच और सी भी लिख सकते हैं, एंगल सी और एच दोनों आगे पीछे आप लिख सकते हो। तो आपके दो एग्जाम्पल यहाँ पर हो गए। स्टॉप कर दो। नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड बाय पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, इसको स्टडी करेंगे कि जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, यानी जो हमने अभी स्टडी किया है, करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंगल्स, ये वाले जो एंगल जो फॉर्म हो रहे हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो कौन से एंगल होते हैं, ये वाला तो टॉपिक क्लियर हो गया। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है वो स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम एंगल्स बना लेते हैं। टू पैरेलल लाइन हमने लिया एल एन एम, और उसके लिए एक ट्रांसवर्सल बनाया स्मॉल एन। फिर यहाँ पर आपके एंगल बने ए बी सी एन डी, ई एफ जी और एच। अब ये सब एंगल का आपस में क्या रिलेशन है वो हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला वाला जो था हमारा कि करस्पॉन्डिंग एंगल, वो स्टार्ट करने के पहले आप लोग एक प्रैक्टिकल कीजिए। आपने पेपर पर ये बनाना है। पेपर पर ड्रॉ करने के बाद आप यहाँ पर दो एंगल बना लीजिए। ये वाला है फर्स्ट और ये सेकंड है। ये एक्टिविटी आपके बुक में भी आपको दी गई है। ये एंगल आपने बनाया यहाँ पर, और ये जो फर्स्ट और सेकंड हमने लिखा है, इसको आप डार्क कलर कर लीजिए। एक को रेड और दूसरे को ब्लू, जो भी आपके पास स्केच कलर होगा उससे। फिर आप इसको कट कर लीजिए, और कट करने के बाद ये वाला जो आपके पास आया, यानी कि इतना, ये सेकंड पार्ट जो है और ये फर्स्ट वाला पार्ट, अब ये आपके पास छोटे छोटे पेपर कटिंग है। इन पेपर कटिंग को आपको यहाँ पर रख कर देखना है कि किस पर आपका पेपर कटिंग फिक्स हो रहा है। पर जो दोनों आप जो फिगर आप बना रहे हो ना, वो बिल्कुल आइडेंटिकल होना चाहिए। या फिर इसी में आप कर सकते हो कि ये वाला जो पेपर का पोर्शन है, इसको आप यहाँ पर रख कर देखिए कि ये इतनी जो एंगल है उसको कवर कर रहा है या नहीं। फिर इसी को यहाँ पर रख कर देखिए, अगर कवर करता है तो ठीक, वहाँ पर आप टिक कर दीजिए, और नहीं करता तो इस पोर्शन को आपको वहाँ पर मार्क नहीं करना है। अब आपको फिर से यहाँ पर रखना है इसको, फिर सेकंड पार्ट को यहाँ रखना है। ऐसे ही फर्स्ट पार्ट को, ये वाला पार्ट छोड़कर बाकी 7 जगह, यानी कि ये 3 और ये 4, 3 + 4 7, तो आपको 7 प्लेसेस पर वो रख कर चेक करना है कि कहाँ पर वो फिक्स आता है। या फिर आप डी का यूज़ कर सकते हैं। डी यानी प्रोटेक्टर, जो जिससे हम एंगल मेज़र करते हैं, जो प्रोट्रैक्टर होता है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, जो 0 से 90 और यहाँ पे 100, 110, ये आपको पता होगा, जिससे हम एंगल मेज़र करते हैं। तो आप इसको यहाँ पर रख दीजिए, इस डी को, और यहाँ से आप उसके एंगल मेज़र कर दीजिए। एंगल आपको मेज़र करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। पहले तो ये 0 होगा, 0 से इसका मेज़रमेंट लीजिए। सपोज़ ये 70 डिग्री है। फिर बाकी बचा हुआ कितना है वो आपको मेज़र करना है, और सबका मेज़रमेंट आपको लिख लेना है। ये 70 है तो ये 110, और इसका मेज़रमेंट कितना है, सब आप एक पेपर पर ड्रॉ करके हर एंगल का मेज़रमेंट लिख लीजिए। और फिर जब आप मेज़रमेंट लिखकर फ्री होंगे तब आपको खुद समझ आएगा, क्योंकि नंबर्स आपने यही लिख दिए हैं। 70 डिग्री आपने यही लिखा, ये 110 यहाँ लिखा, यहाँ पर जो मेज़रमेंट आया वो इधर, चारों एंगल्स का।
अब आप उसके जो रिलेशन है, जो प्रॉपर्टी है, वो आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब फर्स्ट आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट ज़रूर करना है, जिससे ये समझ में आ जाए कि आप खुद भी डिस्कवर करते हो और डिस्कवर की हुई चीज़ें हमें याद रहती है हमेशा। तो फर्स्ट हमारा आ गया करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल के लिए प्रॉपर्टी आपको पता है कि एफ के फॉर्म में होगा, एफ वाला फॉर्म है ये, और यानी यहाँ पर अगर आप लोगे तो ये सी और ये वाला एफ, तो इन दोनों एंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये दोनों एंगल का मेजरमेंट हमेशा सेम रहेगा। यानी सी इक्वल होगा एंगल एफ के, एंगल सी इक्वल एंगल एफ के अकॉर्डिंग टू ये फिगर के हिसाब से। अब जब एंगल का हम इक्वल बताते हैं तो हम उसे इक्वल नहीं बोलते, बल्कि उसे कहते हैं कॉन्ग्रुएंस। एंगल की कॉन्ग्रुएंसी होती है, और यहाँ पर आप उसको बोलोगे एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ, और ये वाला उसका नोटेशन है। यानी करस्पॉन्डिंग एंगल जो हम स्टडी कर रहे हैं कब से, तो करस्पॉन्डिंग एंगल जो पेयर होती है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होती है। यानी कि एक एंगल अगर आपको पता है तो आप बता सकते हो कि इसका करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो उतना ही मेजरमेंट होगा उसका। फिर सी एफ हो गया बी और ई, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू डी, एंड लास्ट में जो एंगल है हमारे पास एच, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एच, और ये वाला डी जो है ये जी को कॉन्ग्रुएंट है, डी इज कॉन्ग्रुएंट टू जी। तो ये आपके पास 4 पेयर आ गई, और ये सब के सब एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। नेक्स्ट जो था हमारा इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल यानी जो अंदर के साइड होते हैं, सी और ई वाले एंगल, और यहाँ पर डी एंड एच। अब सी और ई ये एंगल, इनका सम जो है वो 180 डिग्री है, दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है। यानी अगर आपको एक भी एंगल गिवन है तो आप दूसरा एंगल इजीली फाइंड कर सकते हो। और यहाँ पर D और H, एंगल D एंड H दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। नेक्स्ट अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल यानी जिसका Z का फॉर्म है, इंटीरियर का C का फॉर्म था, जो Z के फॉर्म में है। अब Z के फॉर्म में कौन से एंगल हैं, D एंड E। एंगल D इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E, ये दोनों भी इक्वल हो गए। और इधर से अगर आप Z बनाओगे तो C इज कॉन्ग्रुएंट टू H, C इज कॉन्ग्रुएंट टू H। इसके अलावा 2 और एंगल है यहाँ पर, ऑपोजिट एंगल इसे बोलते हैं। फर्स्ट वन है ऑपोजिट एंगल, और ऑपोजिट एंगल की खासियत क्या होती है, यानी यहाँ पर जो ये एंगल बन रहा है ये बनता है एक्स के फॉर्म में। ये एंगल उसके अपोजिट ये वाले एंगल के, सपोज अगर ये सी है, ये वाला सी है, तो इसके अपोजिट एंगल जो है वो ए है, तो दोनों ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। एंगल सी और ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट यानी सेम होंगे, सी और ए। और यानी इसका फॉर्म जो वो इंग्लिश का हमारा अल्फ़ाबेट है वो एक्स हो गया, अल्टरनेट के लिए जेड हुआ, और ये इंटीरियर अल्टरनेट है। एक्सटीरियर अल्टरनेट के लिए जो मैंने आपको बताया था कि जेड को आपको थोड़ा इनलार्ज करना है, यहाँ से आपने बढ़ा दिया जेड को, इधर से ये वाला जो एंगल बन रहा है। अब अगर आप इसको गौर से देखोगे तो जेड जो है वो इंटीरियर एंगल जो बना, तो इंटीरियर के जस्ट अपोजिट वाला एंगल
जो ये वाले फॉर्म में बन रहा है। इंटीरियर एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं और उसका जो ऑपोजिट एंगल है इसे एक्सटीरियर एंगल भी कहते हैं। अगर ये जेड के दो जो है वो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल है तो उससे जो बन रहा है वहाँ पर, अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो वो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल बन रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ से देखेंगे तो सेम एंगल है, क्योंकि हमने सिर्फ इतने पार्ट को यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो ये ऑपोजिट एंगल है। तो ये दोनों भी एंगल कॉन्ग्रुएंट है। फिर है लीनियर एंगल, लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल कैसे होते हैं? जैसे यहाँ पर ए और बी बन रहा है, एक ही लाइन पर बनते हैं दोनों एंगल, एक ही लाइन पर दोनों एंगल बने हैं और दोनों का एडिशन जो है वो 180 डिग्री। अब यही जो इंफॉर्मेशन है इसकी बेसिस पर आपका पूरा चैप्टर जो है वो 2.2 एंड 2.3 का सॉल्यूशन है। 2.3 में तो हम लोग को वो ड्रॉ करना है, बट 2.2 के अंदर पूरा इसी का सॉल्यूशन है। इसी पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे गए वहाँ पर। प्रैक्टिस सेट 2.2 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव इफ लाइन एम इज पैरेलल टू लाइन एन। अब जो ये जो पार्ट है, ज्योमेट्री का जो ये पार्ट है, इसमें सबसे अच्छी बात होती है कि आपको फिगर ऑलरेडी प्रोवाइडेड होती है और वो फिगर को आपको स्टडी करना होता है। जैसे इसमें आपको फिगर दी है, इंफॉर्मेशन दी गई है उससे रिगार्डिंग कि एम एंड एन, लाइन एम इज पैरेलल टू एन एंड पी इज ट्रांसवर्सल। अब आपको x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है, यानी x के लिए आपको कौन सी वैल्यू यहाँ पे सूटेबल है वो चूज करना है। तो पहले आप ये देखोगे कि ये x है कहाँ पर। तो ये x और 3x दोनों भी इनसाइड है, इनसाइड, और ये बन रहा है इंग्लिश अल्फ़ाबेट वाला C, यानी ये अल्टरनेट एंगल बन रहे और सॉरी इंटीरियर एंगल बन रहे। और इंटीरियर एंगल की आपको प्रॉपर्टी पता है। प्रॉपर्टी क्या है इंटीरियर एंगल्स की? कि दोनों एंगल का एडिशन यानी 3x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। बस आपको वैल्यूज पुट अप कर देनी है इसमें। 3x प्लस x 4x, क्योंकि दोनों भी ये वेरिएबल है, x है वेरिएबल है। 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे 4 जो है वो x को मल्टीप्लाइड है। आप पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर लो, तो ये हो जाएगा 4x अपॉन 4 इज इक्वल टू 180 अपॉन 4। आपको मैथ्स का रूल पता ही है कि अगर आपको यहाँ से 4 हटाना है तो इसके लिए आपको दोनों साइड में डिवाइड करना होगा सेम नंबर से। 4 गेट कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, या फिर आप इसको डिवाइड कर लीजिए 180 को 4 से। 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा 16 एंड 4 5 ज़ा 20। तो आपका आंसर जो आ गया वो x के लिए आपका आंसर आ गया 45 डिग्री। यानी कौन सा अल्टरनेटिव आपका सही है? तो वो C जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ लाइन A एंड लाइन B आर पैरेलल देन इंटीरियर एंगल आपको फाइंड करना है। सो यहाँ पर इंटीरियर एंगल यानी इनसाइड जो बन रहा है वो C का फॉर्म है और आपको प्रॉपर्टी तो पता है 4x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इसका ब्रैकेट में आप इसका रीज़न दे दोगे इंटीरियर एंगल, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल। ये 4x प्लस 2x इज इक्वल टू 6x इज इक्वल टू 180। देन फिर से आप इसको यही वाली स्टेप यूज़ करोगे, डिवाइड बाय 6 बोथ साइड, you will get x is equal to 180 डिग्री अपॉन 6। 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 80 और ये 0। अब आपका आंसर आ गया 30 डिग्री। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन P इज पैरेलल टू Q। P और Q पैरेलल है।
टी एंड एस आर ट्रांसवर्सल, ये जो दोनों हैं ट्रांसवर्सल है। फाइंड मेजर ऑफ एंगल एक्स एंड एंगल वाई, एक्स और वाई का मेजर आपको फाइंड करना है यूजिंग द मेजर ऑफ एंगल गिवन इन द फिगर। अब ये वाले फिगर में आपको क्या देखना है कि 40 एक एंगल दिया है और ये वाला जो ट्रांसवर्सल है वो एक लाइन है। जो मैंने आपको लीनियर पेयर वाला एंगल समझाया था उसमें ये दोनों एंगल्स, इन दोनों का एडिशन जो है वो 180 है, दोनों एंगल का एडिशन। जब हमने यहाँ वाला जो नीचे वाला अगर आपको उसने दिया है, गिवन है कि वो x है, यानी ये वाला जो है वो 180 डिग्री माइनस x होगा। अभी हमें नहीं पता कि x कितना डिग्री है, बट ये 180 माइनस x डिग्री होगा। और ये वाले जो दोनों एंगल है, यानी ये एंगल एंड दिस वन, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। तो आप लिख सकते हो 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x, और इसका रीज़न क्या होगा कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, ये हमने कैसे लिया है, ये हमको जो गिवन है फिगर में x डिग्री दिया है और इसके ऊपर वाला एंगल, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया था कि एंगल अगर आपका इस तरीके से फॉर्म हो रहा है तो ये दोनों एंगल का एडिशन 180 डिग्री होगा। दोनों एंगल को आप ऐड करोगे तो वो हमेशा 180 डिग्री होगा। उसी के बेसिस पर हमने लिखा है कि ऊपर वाला जो एंगल बन रहा है उस x की जितनी भी मेजर हो वो 180 में से अगर आप माइनस कर दोगे तो जो नंबर बचेगा वो ऊपर वाला एंगल होगा। इसीलिए हमने इसको लिखा कि करस्पॉन्डिंग एंगल की जो डेफिनेशन है, प्रॉपर्टी है, उसके बिना पर दोनों एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब आपको चाहिए x की वैल्यू। अब हम पूरी इक्वेशन में x ऐड कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा 40 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x प्लस x गेट कैंसिल। अब यहाँ हमारे पास बचा 40 प्लस x, इसमें से हमको 40 को इधर शिफ्ट करना है। सो x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब डायरेक्टली आप इसको 40 डिग्री जो यहाँ पर प्लस में है, पॉजिटिव नंबर है, आप उसको दूसरी साइड शिफ्ट करोगे वो नेगेटिव हो जाएगा। x इज इक्वल टू 140 डिग्री, यानी x जो है हमारे पास ये इसका मेजरमेंट 140 डिग्री आ गया। नेक्स्ट y और इसके लिए भी। अब y और यहाँ जो 70 डिग्री दिया है, तो मैंने अभी आपको अपोजिट एंगल जो बताया है, तो 70 डिग्री के अपोजिट एंगल ये वाला एंगल है, यानी अपोजिट जो एंगल है उनकी प्रॉपर्टी आपको पता है कि दोनों एंगल जो है वो इक्वल होते हैं। तो 70 डिग्री अगर नीचे गिवन है तो उसका अपोजिट एंगल भी 70 डिग्री का होगा। अब यहाँ पर ये जो दोनों एंगल बन रहे हैं ये बन गया है इंटीरियर एंगल। देयरफॉर y प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। y क्योंकि जो इंटीरियर एंगल है उनका एडिशन जो है 180 डिग्री होता है। तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल, अब y प्लस 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और फिर से आप इधर इसको शिफ्ट कर दीजिए, y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू 110, यानी y का मेजरमेंट आपको पता चलेगा कि 110 है।